हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। सो गाइज, इस वीडियो के अंदर हम MBA थर्ड सेमेस्टर की एक कॉमन और बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। दोस्तों, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के ऑलरेडी हम लोगों ने 2 यूनिट्स पहले से ही बहुत पहले कवर करके रखे हुए हैं, यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड। उनको आप देख सकते हो जाकर के, आपको एंड स्क्रीन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। सो अभी हम इस वीडियो के अंदर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, जो कि आपका MBA थर्ड सेमेस्टर का एक कॉमन सब्जेक्ट है, आपने कोई सा भी स्पेशलाइजेशन चूज़ किया हो, आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना ही पढ़ना है। उसकी यूनिट थर्ड को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यूनिट थर्ड के अंदर जो हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है, डेट इज स्ट्रेटजिक फॉर्मुलेशन। एक मिनट। हाँ, सो स्ट्रेटजिक फॉर्मुलेशन। दोस्तों, पहले के यूनिट्स में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा हुआ है कि स्ट्रेटजी का क्या मतलब होता है, उसका क्या फंक्शंस होते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, किस किस तरीके की स्ट्रेटजीज होती हैं एंड सो ऑन। सो अभी हम इस वीडियो के अंदर, मतलब इस यूनिट के अंदर जो हमारा टॉपिक है स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन, उसको देखते हैं कि स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन का क्या मतलब होता है। देखो, स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन का मतलब सीधा सा ये होता है, जब भी हमारे पास में कोई रणनीति होती है, कोई भी हमारे पास में ऑब्जेक्टिव होता है, एम होता है, तो उसको अचीव करने के लिए जो हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो इस तरीके की होनी चाहिए। मान लो कि प्लान ए नहीं सक्सेस हुआ तो प्लान बी से हम उस स्ट्रेटजी को पालेंगे। सपोज डैट, जैसे कि मान लो हम अपना एक एग्जांपल लेते हैं, मुझे एक जॉब चाहिए, ठीक है। मुझे जॉब चाहिए तो मैं अपना एक प्लान ए बनाऊंगा, ठीक है। अगर मान लो प्लान ए अनसक्सेसफुल हो गया तो प्लान बी से मैं उस जॉब को अचीव कर लूँगा, है ना। मुझे प्लान बी से हम उस जॉब को, मतलब उसको, अपनी जो भी हमारी मनपसंद जॉब होगी उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे। सो ये होते हैं, इसको ही हम बोलते हैं कोर्स ऑफ एक्शन, यानी किसी को हम बोलते हैं अल्टरनेटिव्स। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आप देखते होगे कि जो ड्यूअल स्पेशलाइजेशन है, जैसे कि मैंने अपने इसमें क्या किया था कि HR एंड ऑपरेशन चूज़ करके रखा हुआ था, तो आप लोगों ने अपने अपने अलग स्पेशलाइजेशन चूज़ करके रखे होंगे। क्योंकि एक स्टूडेंट का क्या मतलब होता है कि अगर मान लो कि एक स्पेशलाइजेशन की अगर उसकी प्रायोरिटी है, तो अगर वो उसको पसंद, मनपसंद की अगर उसको जॉब नहीं मिली तो वो दूसरी जॉब को अपना उसमें करियर बना सकता है। तो मेरा जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो थी HR, ठीक है। सो अब HR में मान लो हमको अगर नहीं मेरे मनपसंद या कोई जॉब सेटिस्फेक्शन रिलेटेड हमको कोई अच्छी जॉब नहीं, अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैं ऑपरेशन को चूज़ कर लूँगा, मैं ऑपरेशन से रिलेटेड कोई जॉब सर्च कर लूँगा, है ना। तो यही, इसी को क्या हम बोलते हैं कि अल्टरनेटिव, चीज़ों का अल्टरनेटिव। तो इसी तरीके से जब भी हमारी रणनीति, जब भी हमारे पास में कोई एम होता है, कोई ऑब्जेक्टिव होता है, तो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि जो भी आपके अल्टरनेटिव्स हैं उसको देखना, उसको चूज करना, टू इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स एंड विजन्स। जो भी आपने अपनी कंपनी में ऑब्जेक्टिव्स और विजन बना करके रखे हुए हैं, उसमें अलग अलग प्लान के थ्रू आपको अपनी स्ट्रेटजी बना करके रखनी, ताकि आपके ऑब्जेक्टिव, आपका गोल जो भी है वो आपको अचीव हो ही जाए, ठीक है। सो इट इज़ वन ऑफ द स्टेप ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। इसको ही हम स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस बोलते हैं, उसका एक स्टेप बोलते हैं। सो अभी यहाँ पर आप देख रहे हो कि 3 तरीके की स्ट्रेटजी के लेवल्स होते हैं, हायरार्की जिसको बोल सकते हो। तो सबसे पहला आपका आता है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, सेकंड आपका आता है बिजनेस स्ट्रेटजी, तो थर्ड आता है आपका फंक्शनल स्ट्रेटजी। आप लोगों ने पढ़े होते हैं ना कि टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल की जो भी वो होते हैं, उनकी स्ट्रेटजी जो भी बनाने का तरीका होता है वो अलग होता है। यानी कि टॉप लेवल के जो भी लोग होते हैं वो किस किस तरीके की, कॉर्पोरेट लेवल में किस किस तरीके का वो अलग अलग तरीके के डिसीजंस लेते हैं कि कहाँ हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ हमको अपना प्रॉफिट इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर कंपनी लॉस में हो रही तो उसमें क्या काम करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ठीक है। वहीं बिजनेस लेवल के जो भी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, स्ट्रेटजी किस किस तरीके की बनाते हैं, जैसे कि वो मतलब मिड टर्म में, है ना, उनकी 1-2 साल के उस तरीके की रिलेटेड स्ट्रेटजी होती है। वहीं फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी में क्या होता है कि वो डे टू डे एक्टिविटीज़, जैसे कि ऑपरेशंस के जो भी बंदे होते हैं ना, प्रोडक्शन वाले या फिर ऑपरेशंस के जो भी होते हैं, वो हर दिन की प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल जो भी होता है, PPC डिपार्टमेंट एक अलग होता है कि आज का कितना क्या शेड्यूल है, कितने पार्ट्स बनने हैं, कितना क्या बनना है, कल कितना होगा। तो यानी कि जो भी बड़ा लेवल है, टॉप लेवल मैनेजमेंट है, तो वो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, ठीक है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट है तो बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी, और फंक्शनल लेवल में लोअर लेवल के मैनेजमेंट के लोग आते हैं। तो इस तरीके के यहाँ पूरा डिफाइन करके दिया गया कि
हायर लेवल के जो भी ऑर्गेनाइजेशन के लोग होते हैं वो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी का यूज़ करते हैं, वहीं पर मिडिल लेवल जो मैनेजमेंट होता है वो बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी का यूज़ करता है, और ऑपरेशनल लेवल जिसको हम डे टू डे ऑपरेशंस और प्रोसेस बोलते हैं उसमें शॉर्ट टर्म में, मतलब कि हर एक दिन की स्ट्रेटजी बनाना कि क्या हमको कितने पार्ट्स बनाने हैं, क्या काम करना है, कल का क्या शेड्यूल रहेगा, परसों का क्या शेड्यूल रहेगा, एक दो दिन की जो भी स्ट्रेटजी बनाई जाती है एक एक दिन की छोटी छोटी, तो उसको हम ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटजी के अंदर रखते हैं। ठीक है, आई होप कि क्लियर है। इसमें देखो यहाँ पर क्या है कि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, ये आपका नेक्स्ट आपका आता है। इस चार्ट को आप इस फ्लो चार्ट को अगर आप अच्छे से याद कर लो तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। कभी भी कुछ भी आपसे पूछा जाए तो इस चार्ट को अगर आप बना दोगे तो उससे अच्छे मार्क्स मिलने के वो रहते हैं, क्योंकि एक आपका पूरा प्रोसेस है। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंपनी के विजन्स और गोल्स को फिक्स करते हैं, फिर उसके बाद में इंटरनल और एक्सटर्नल एनालिसिस करते हैं। शॉर्ट एनालिसिस आप सभी को पता ही है। ठीक है, जब शॉर्ट एनालिसिस हो जाता है यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल उसकी वीकनेस और स्ट्रेंथ वगैरह सब चीज़ पता चल जाती है, तो हम स्ट्रैटेजी का फॉर्मुलेशन करते हैं ना, स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करते हैं। मतलब कि स्ट्रैटेजी को हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ हमको किस किस तरीके से हम उस ऑब्जेक्टिव को, उस एम को अचीव कर सकते हैं। उसके बाद में उस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करते हैं। देन इम्प्लीमेंट करने के बाद में उसमें जो भी पॉसिबल, जहाँ पर भी लगता है कि फ्लक्चुएशंस हो सकता है, जो कुछ भी अगर कहीं कमी वगैरह होती है तो उसमें हम कंट्रोल करने की भी कोशिश कर सकते हैं। तो इसी को हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस बोलते हैं। फ्लो चार्ट को आप अच्छे से याद कर लो और बना करके जरूर आना। ठीक है, देन उसके बाद में शॉर्ट एनालिसिस का सिचुएशनल एनालिसिस दिया गया है, जो कि आपके लिए एकदम, मतलब शॉर्ट एनालिसिस आप लोगों ने पढ़ा है, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। आई होप कि इसमें कुछ बताने वाला नहीं है, आप लोगों को पहले से ही आता है। इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स, शॉर्ट एनालिसिस, मैं इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा क्योंकि बहुत जल्दी आपके सिलेबस को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी यूनिट 4 और 5 भी बाकी है और आपके एग्ज़ाम एकदम पास में आ गए। तो बिजनेस स्ट्रेटजी के बारे में देखते हैं। बिजनेस स्ट्रेटजी का मतलब आप समझ ही गए हो कि जो भी बिजनेस से रिलेटेड आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी, जैसे कि बिजनेस इज़ व्हाट, बिजनेस क्या होता है। बिजनेस एक वही होता है ना जिसको कि आप क्या बोलते हो कि जहाँ से आप एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल है ना, जहाँ पर आप कुछ एक लोगों का ग्रुप इकट्ठा करते हो, और जो बिजनेस का मेन एम होता है वो होता है कि प्रॉफिट, टू जनरेट द प्रॉफिट, टू अर्न द प्रॉफिट, है ना। तो बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या होती है कि एक तरीके का प्लान होता है या फिर सेट ऑफ एक्शन होता है जिसको डिज़ाइन किया जाता है टू अचीव द स्पेसिफिक गोल्स और ऑब्जेक्टिव फॉर द कंपनी। यानी कि कंपनी के लिए प्लान और सेट ऑफ एक्शंस को तैयार करना जिससे कि कंपनी के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके, है ना। इट आउटलाइंस हाउ द ऑर्गेनाइजेशन विल कंप्लीट in its chosen market, differentiates itself from the competitors। कैसे वो अपनी कंपनी जो आपकी है वो कंपटीटर से अपने आप को डिफ्रेंशिएट करेगी, कैसे अपने आप में कुछ यूनिक कर सकती है। एंड allocates the resources effectively for the long term सक्सेस। यानी बिजनेस स्ट्रेटजी का सीधा सा मतलब है कि लॉन्ग टर्म सक्सेस, आप अपने बिजनेस को कैसे लॉन्ग टर्म की सक्सेस दिला सकते हो, कैसे अपने रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हो, कैसे अपनी मैन पावर, कैसे मैन मशीन मटेरियल मेथड मेजरमेंट, इन सभी का अच्छे तरीके से अपने जो भी रिसोर्सेज उनका अच्छे से यूज़ कर सकते हो, कैसे अपने कंपटीटर्स से आप अपने आप को खुद कॉस्ट इफेक्टिव, है ना, और कुछ अलग यूनिक वे में करके, कुछ नया इनोवेटिव करके अपने आप को कैसे कुछ अलग हट करके कुछ मार्केट के अंदर प्रेजेंट कर सकते हो, इसी को बोलते हैं बिजनेस स्ट्रैटेजी। तो बिजनेस स्ट्रैटेजी गाइड्स डिसीजन मेकिंग, resources allocation and actions to align the organization with its vision and maximize its competitive advantage। यानी कि competitive advantage का मतलब यही होता है कि मार्केट में कुछ अपने आप को अलग दिखाना, अलग शो करना। ठीक है, जस्ट अ मिनट। सो गाइज, यहाँ पर जो भी इसका मतलब है वही बिजनेस स्ट्रेटजी का मतलब यही है कि competitive advantage को आप कैसे, क्या यूनिक आप कर सकते हो, क्या डिफरेंट कर सकते हो अपने कंपटीटर से मार्केट में। इसी को बोला गया है कि बिजनेस स्ट्रेटजी उस तरीके की होनी चाहिए कि डिसीजन मेकिंग, रिसोर्स का कैसे प्रॉपर यूज़ करना है, कैसे अपने एक्शंस के थ्रू आप मार्केट के अंदर कुछ डिफरेंट कर सकते हो, उसी को हम बोलते हैं बिजनेस स्ट्रेटजी। इस तरीके का डायग्राम बना देना एक, है ना।
ऐसे बिजनेस स्ट्रेटजीज करके ऐसे बना दोगे। सब थोड़ा सा अपना आर्ट्स वगैरह क्रिएटिविटी के थ्रू आपको कुछ अच्छे अलग कुछ डिफरेंट करके भी आप अपने मार्क्स वगैरह को अच्छे, देखो सब जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं ना सब सेम लिखते हैं, सब कुछ है ना, सब कुछ रेलेवेंट ही लिखते हैं, क्योंकि आप लोग जो भी एक ऐसे स्टेज में हो जहाँ सभी लोग रेलेवेंट लिखेंगे। बट अगर आपको कुछ अच्छे मार्क्स चाहिए तो कुछ आपको अच्छी अपनी हैंड राइटिंग अच्छी बनानी पड़ेगी। हालांकि मेरी भी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता था कि सही से लिख पाऊँ। सो एनीवेज है ना, यहाँ पर कुछ आप कुछ डायग्राम्स के थ्रू का कुछ अलग कुछ इस तरीके के छोटे छोटे यहाँ पर से जैसे मैंने बना करके रखा हुआ है, तो इसको आप देख लो, अपने दिमाग में छाप लो, ऐसे ही सब बना देना जा करके, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। रेलेवेंट लिखो भी और कुछ अलग सा उसमें पिक्चर्स डायग्राम्स वगैरह को भी ऐड ऑन करो अपनी कॉपी के अंदर। तो यहाँ पर बताया गया एग्जाम्पल बताया गया है एप्पल आईफोन का, जहाँ पर सारे प्राइसिंग और एक मतलब अलग अलग तरीके का आपको एग्जांपल्स देखने को मिलेगा। अपने हिसाब से भी आप कोई एग्जांपल दे सकते हो। बिजनेस स्ट्रेटजी की कंपोनेंट्स बताओ, कोर वैल्यू है ना, हर एक कंपनी का कोई कोर वैल्यू होता है। जैसे मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ उसको मैं डिस्क्लोज क्या करूँ, यहाँ पर एस्पायर करके एक वर्ड चलता है, ASPIRE है ना। इसमें होता है ए का मतलब होता है एजिलिटी है ना, एस का मतलब होता है सस्टेनेबिलिटी और सेल्फलेसनेस, पी का मतलब होता है पैरिटी और दूसरी चीज़ें होती है इंटीग्रेशन, आर मतलब कि अलग अलग तरीके की चीज़ें का हर एक का वर्ड का मतलब होता है। ई का मतलब हो गया कि एंडोरेंस, कैसे आप अपने आप को सस्टेनेबल कर पाते हो, किस किस तरीके के। तो हर एक कंपनी के अपने रूल्स होते हैं, अपने एक सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, और उनके उसी के बेसिस पे कंपनी चलती है, उसी को कोर वैल्यू बोलते हैं है ना। कोई कंपनी का कोई कंपनी जो होती है वो ऐसे इस पे काम करती है कि वो कुछ ना कुछ इनोवेटिव करेगी, कुछ अलग यूनिक करेगी, काइजन्स के ऊपर फोकस करना, तो ये सभी कोर वैल्यूज़ के अंदर ऐड होते हैं है ना। जैसे आप अपनी फैमिली में रहते हो तो उसके कोई रूल्स कायदे नियम कायदे कानून होते हैं, उसी तरीके से जिस भी कंपनी में आप जाते हो तो उनकी क्या कोर वैल्यूज़ हैं, उनके क्या गुण हैं, उनका क्या किस किस बेस क्या बेस है उनका काम करने का, और वो काम क्यों कर रहे हैं। देन उसके बाद में आपका आता है इनोवेशन स्ट्रेटजी, ऑपरेशनल प्लान, विज़न एंड मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये सभी इसके कंपोनेंट्स हैं। जहाँ पर आप विज़न और मिशन के बारे में आप लोगों ने देखा ही था। जो विज़न हो गया है ना शॉर्ट टर्म, एंड देन मिशन मतलब विज़न जो हो गया वो लॉन्ग टर्म, और मिशन जो हो गया शॉर्ट टर्म। इस तरीके से यहाँ देखो बताएगा कि विज़न जो है वो आपका लॉन्ग टर्म को रिप्रेजेंट करता है, वहीं मिशन जो होता है वो शॉर्ट टर्म चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके के आप देख सकते हो है ना, इम्पोर्टेंस हो गया उसका। अब देखो एक बहुत इम्पॉर्टेंट आपका पॉइंट आता है कि माइकल पोर्टर्स के स्ट्रेटजिक फॉर कम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी कम्पिटिटिव स्ट्रेटजी के लिए इन्होंने माइकल पोर्टर्स के ये बताए जाते हैं, एक इनका फ्रेमवर्क है एक तरीके का। तो जहाँ पर ये है कि इनकी स्ट्रेटजी के क्या फॉर्मुलेशन होते हैं, तो यहाँ पर इनके 4 एक तरीके की मैट्रिक्स बना करके बताई गई कि कॉस्ट लीडरशिप। आप लोगों ने पहली बार नहीं पढ़ा, तो पहले पढ़ चुका अपने सेकंड सेमेस्टर में। कॉस्ट लीडरशिप, कॉस्ट फोकस, डिफरेंशिएशन लीडरशिप एंड डिफरेंशिएशन फोकस। तो ये माइकल पोर्टर्स के 4 एक तरीके के फ्रेमवर्क है, और ये मैट्रिक्स के थ्रू अपने आप को दिखा सकते हो। इस तरीके का डायग्राम ज़रूर से बनाना, जहाँ पर आपको कॉस्ट इफ़ेक्टिव दिखाना है अपने आप को, और डिफरेंशिएट करके, मतलब मार्केट में आप क्या ऐसा करोगे जिससे कि आप मतलब मार्केट के अंदर सस्टेन कर पाओगे, आपके प्रोडक्ट को लोग ज़्यादातर वो करेंगे। तो क्यों करेंगे, यहाँ पर आप एग्जांपल दे सकते हो वॉलमार्ट का, मैकडोनल्ड्स का और पेप्सी को, इस तरीके के अलग अलग एग्जांपल दे सकते हो। बट यहाँ पर मैंने जो एग्जांपल्स यूज़ करे हो इसको आपने पहले भी पढ़ा है, फिर से मैं बता रहा हूँ। कॉस्ट लीडरशिप, कॉस्ट लीडरशिप का मतलब होता है कि आप कैसे कम से कम कॉस्ट करो है ना, कॉस्ट कटिंग करो, यानी कि कम कॉस्ट के अंदर क्या करो, अपने आप को कम कॉस्ट के अंदर रखो है ना,
और देन उसके बाद में आपका आता है यहाँ पर देखो कि द ऑब्जेक्टिव, इसमें आपके जो भी एमआई के फ़ोन्स हो गए ना या कुछ तरीके की जो भी चीज़ें हो गई अफोर्डेबल प्राइजेस के अंदर देना स्टार्ट कर दो, कि यानी कि कम कॉस्ट के अंदर आप कुछ अच्छा प्रोवाइड करने लगो। तो यहाँ पर पूरा आप जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देन इसके बाद में आपका सेकंड आता है डिफरेंशिएशन लीडरशिप। इसमें इस स्ट्रेटजी के अंदर क्या होता है कि आप अपने आप को थोड़ा सा कुछ अलग यूनिक हट करके दिखाते हो। जैसे कि आप देखो ना कि एप्पल के फ़ोन्स हो गए या फिर BMW की कार्स हो गई, तो उसमें किस किस तरीके की लग्जूरियस फील आता है, जो भी ख़रीदने वाला होता है उसको लग्जूरियस फील आता है। सो कॉस्ट फोकस के अंदर हम क्या करते हैं, उसमें भी हम वही करते हैं कि इस स्ट्रेटजी के अंदर क्या होता है कि सेगमेंट इट कीप्स द प्रोडक्ट लो प्राइजेस दोज ऑफ द सेगमेंट्स। जैसे यहाँ पर सोनाटा की वॉचेज़ के बारे में बताया गया। सोनाटा की वॉचेज़ जो हैं वो क्या होती हैं कि जो भी सोनाटा की वॉचेज़ होती हैं वो कुछ हद तक उनकी जो कॉस्ट होती है वो लो होती है अगर उनके कंपटीटर्स से उनको कंपैरिजन किया, जैसे रोलेक्स हो गया, टाइटन हो गया, ओमेगा हो गए। तो ये सभी जितने भी आपको ब्रांड्स दिखेंगे उसमें उनसे अलग हट करके सोनाटा की जो भी वॉचेज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हैं, फेमस भी हैं, है ना, उनसे अलग हट करके। और ये काफ़ी आपको देखने को मतलब इससे फेमस भी है, अच्छी है ना। आप किसी को बताओगे कि सोनाटा की वॉच है तो ये कोई नहीं बोलेगा कि वो बकवास है ना। लेकिन एक ये होता है कि बाकी जो उसके कंपटीटर्स हैं उससे थोड़ी सी उसकी कॉस्ट जो है वो लो है, तो लोग ज़्यादातर सोनाटा को अफोर्ड कर पाते हैं, है ना, अफोर्ड कर लेते हैं। देन डिफरेंशिएशन फोकस में वही हो गया कि टाइटन की वॉचेज़ में आप देखते होगे कि टाइटन जो है वो अपने वॉचेज़ के अंदर प्रीमियम टाइप के ज्वेल्स लगा करके, यानी कि एक हीरो की या फिर जो भी डायमंड का कुछ उस तरीके का लगा करके रखता है या कुछ अलग तरीके का फ्रेम देता है अपने वॉचेज़ के अंदर। तो कुछ अलग आप यूनिक कर रहे हो तो आपको मार्केट के अंदर सस्टेनेबिलिटी मिलती है। देन इसके बाद में यहाँ पर देखो क्या लिखा है, कम्पिटिटिव एडवांटेज आप कैसे ले सकते हो। तो कम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए आपको सबसे पहले एनवायरनमेंट का एनालिसिस करना होता है। देन इन्वायरमेंट कैसा चल रहा है, देन उसकी पोजीशनिंग कुछ अलग सा इनोवेट करो, एंड देन उसके ऊपर फोकस्ड हो, कस्टमर के ऊपर फोकस्ड हो, एंड मार्केटिंग इफेक्टिव मार्केटिंग करो। तो इस तरीके से आप कम्पिटिटिव एडवांटेज जब भी वर्ड आपको समझ लिखा कहीं भी दिख जाए ना, तो उसका मतलब ये समझो कि कैसे आप मार्केट के अंदर कुछ यूनिक कर सकते हो। तो यही है लेकिन इस पे अगर आप कुछ यूनिक करने जाते हो ना तो उसमें कुछ एक चैलेंजेस भी आपको देखने को मिलते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी, हर दिन टेक्नोलॉजी कुछ ना कुछ नया लेकर के आ रही, तो आप कितने अपने आप को अपडेट कर पाओगे, इतना तो अपडेट करना पॉसिबल नहीं होगा ना अपने आप को। देन चेंजिंग कस्टमर प्रेफरेंस, कस्टमर की जो प्रेफरेंस है वो भी भैया बदलती रहती है, तो उसमें भी अपने आप को मेंटेन रखना भी काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। देन इमिटेशन बाय कंपटीटर्स, जो भी आपके कंपटीटर्स है वो आपकी नकल करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये भी काफ़ी बड़ा चैलेंज हो गया, है ना। तो इस तरीके का अब देखो मर्जर्स और एक्विजिशंस का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पहले ही से क्लियर है। मर्जर्स का मतलब क्या हो गया कि जब दो कंपनी आपस में मिल करके किसी तीसरी कंपनी को बना दे तो मर्जर्स। देन एक्विजिशन का मतलब हो गया कि जब कोई ए कंपनी क्या कर दे बी कंपनी को क्या कर ले, एक्वायर कर ले, है ना, उसको क्या बोल देते हैं हम, एक्विजिशन। तो इसके एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। देखो जैसे कि मर्जर्स और एक्विजिशन में क्या है, देखो यहाँ पर एक मर्जर का एग्जांपल बताया गया कि वो जो मारुति उद्योग लिमिटेड एंड सुजुकी मोटर्स कॉरपोरेशन ने मिलकर के मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड बना दिया। तो ये क्या हो गया, मर्जर्स का एग्जांपल हो गया। जब भी इस तरीके की बात आए तो आप ये एग्जांपल देना। एंड देन एक्विजिशन में क्या आप लिख सकते हो, एक्विजिशन का जो एग्जांपल है उसमें आप बता सकते हो कि 2005 के अंदर गूगल एक्वायर एंड्रॉयड, गूगल ने क्या कर लिया, एंड्रॉयड को एक्वायर कर लिया। अब जब भी जहाँ पर भी कहीं पर भी एंड्रॉयड कोई ख़रीदता है एंड्रॉयड का फ़ोन, तो उसमें गूगल आपको जो ब्राउज़र होता है वो इनबिल्ड आपको मिलता है ना। देन उसके बाद 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सअप को एक्वायर कर लिया $9 बिलियन में। तो ये छोटे छोटे से एग्जांपल जो कि मैं काफ़ी समय से हर बार उसमें देता चला आता हूँ, उसको सबको आप यूज़ कर सकते हो। आपके अपने कोई एग्जांपल तो उसको ज़रूर से फ्रेम कर देना।
इसके इम्पोर्टेंस क्यों होते हैं, क्या हम क्यों करते हैं, मर्जर्स और एक्विजिशन क्यों करते हैं, रिस्क को मिटिगेट करने के लिए। सपोज दो कंपनी है लॉस में जा रही, तो उन लोगों ने मिल करके किसी तीसरी कंपनी को बना दिया, जैसे वोडाफोन और आइडिया ने वीआई बना दिया। तो वो क्या होगा कि रिस्क उन दोनों का रिस्क मिटिगेशन हो गया। स्ट्रैटेजिक ग्रोथ के लिए सिनर्जी क्रिएशन, जहाँ पर दो और दो मिलकर के 4 नहीं होते हैं 5 हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिनर्जी इज इक्वल्स टू 5, ऐसे लिख देना, उसी को सिनर्जी बोल रहे हैं, सिनर्जी क्रिएशन। देन कम्पिटिटिव एडवांटेज, यूनिकनेस मिलती है हमको, एफिशिएंसी एंड कॉस्ट सेविंग होती है, इसलिए हम मर्जर्स और एक्विजिशन के डिसीजंस को लेते हैं। डिजिटलाइजेशन स्ट्रेटजी, अपने आप को डिजिटल वे में लेकर के जाना है ना। तो इस स्ट्रेटजी में क्या होता है, आपके जो भी छोटे छोटे जो कोई भी बिजनेस होते हैं उसको आप अपने आप को ऑनलाइन वे में लेकर के जाते हो, है ना। जैसे कोई शॉप है, छोटी सी बेकरी की शॉप है या कोई भी शॉप है, तो वो क्या कर रही है, अपने आप को मान लो कि ऑनलाइन उसमें जोमेटो पे उसने अपने आप को वो इन्वॉल्व कर दिया, इनरोल कर दिया। अब कोई भी ऑर्डर करना चाहेगा तो अपना जोमेटो से करेगा और आपकी दुकान से ऑर्डर वो पास हो करके चला जाएगा। तो ये हो गया। स्टारबक्स का मोबाइल का अपना ऐप हो गया, वो लॉन्च कर दिया। तो इसी तरीके से छोटे छोटे एग्जांपल आप दे सकते हो जिसमें आप बता सकते हो कि डिजिटलाइजेशन किस तरीके से हेल्प करता है आपकी बिजनेस को बढ़ाने में, है ना। किस किस तरीके से आपका जो डिजिटल के जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, किस किस तरीके से आपके जो अपने बिजनेस को डिजिटल वे में लेकर के जाना, ऑनलाइन लेकर के जाना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो अपने हिसाब से आप अपने दिमाग का यूज़ करो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये सिंपल सा यूनिट है एकदम। टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेटिव स्ट्रेटजी मैंने आपको छोड़ते हैं यहाँ पर से, कुछ खास नहीं है। स्ट्रेटजिक अलायंसेस का वर्ड का मतलब क्या होता है, संधि का मतलब हो गया कि जब दो लोग मिलकर के कुछ नया इनोवेटिव बनाए। जैसे मैंने बताया ना कि कंपनी ए प्लस कंपनी बी मिलकर के कंपनी ए बी बना रही है। जैसे मारुति और सुजुकी दोनों पहले अलग अलग थे, देन मारुति सुजुकी एक हो गए। जैसे हीरो और होंडा दोनों मिलकर हीरो होंडा हो गए। तो ये इस तरीके का ये अलायंसेस मतलब संधि कर लेना। तो रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, एक तो वही मैंने बताया ना कि आपने रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, नए मार्केट में एंट्रेंस करने के लिए, कुछ नया इनोवेट करने के लिए, कॉस्ट सेव करने के लिए, नॉलेज और कुछ नया सीखने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए, कम्पिटिटिव का रिस्पॉन्ड देने के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए ज़रूरी होता है। अलायंसेस कितने टाइप्स के होते हैं, इसमें क्या क्या चैलेंज आते हैं, ये सब आप देख लो कि अलायंसेस मतलब क्या हो गया, संधि, जब दो कंपनियां आपस में मिल करके किसी तीसरी कंपनी को बना दें। तो उसमें स्ट्रेटजिक अलायंस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका इक्विटी, नॉन इक्विटी एंड ज्वाइंट वेंचर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको आप पढ़ लेना। ज्वाइंट वेंचर वगैरह के बारे में मैंने बता करके रखा हुआ है ऑलरेडी। इक्विटी स्ट्रेटजिक अलायंस जिसमें से आपका सबसे पहला है, पहले का क्या मतलब हो गया। सो गाइस यहाँ पर आपको स्ट्रेटजिक अलायंस के जो 3 टाइप्स दिख रहे हैं उसमें सबसे पहला आपका आता है इक्विटी स्ट्रेटजिक अलायंस। इसका सिंपल मतलब यही हो गया कि जब कोई एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी का कुछ एक हिस्से को खरीद लेती है तो उसको हम एक इक्विटी स्ट्रेटजिक अलायंस बोल रहे हैं। वही नॉन इक्विटी स्ट्रेटजिक अलायंस के अंदर क्या हो रहा है कि कोई खरीद नहीं रही है, कंपनी ए है कंपनी बी है, दोनों ने मिल करके साथ में काम करना शुरू कर दिया, उसको हम क्या बोल रहे हैं, किसी स्पेसिफिक पर्पस को पाने के लिए उसको हम क्या बोल रहे हैं, नॉन स्ट्रेटजिक अलायंस बोल रहे हैं। जैसे आप मैकडोनल्ड्स में जाते होगे तो मैकडोनल्ड्स और डॉट पे इन दोनों ने आपस में क्या कर दिया, अलायंस मतलब एक संधि कर ली, और अब दोनों लोग मिल करके किसी एक स्पेसिफिक कार्य की तरफ बढ़े। और वो काम क्या था, वो था डिजिटल पेमेंट को करवाना। यानी मैकडोनल्ड्स में पहले क्या होता था, डिजिटल पेमेंट का मतलब कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं था, बट यहाँ पर जब से डॉट पे इसके साथ में काम करना स्टार्ट कर, तब से डिजिटल पेमेंट का भी ऑप्शन आ गया। और अब आप अपने ऐप्स वगैरह को भी जो है वो अपना प्ले स्टोर से ऐप वगैरह को डाउनलोड करके जो भी मेन्यू है उसको भी देख सकते हो और अपना
पेमेंट भी ऑनलाइन कर सकते हो। तो वो नॉन स्ट्रेटजिक अलायंस, यानी कि यहाँ पर कोई कंपनी ने किसी भी कंपनी के दूसरे के कोई शेयर्स को, कोई भी मतलब उस तरीके का कोई परसेंटेज, कोई हिस्से को नहीं खरीदा है, ठीक है। वहीं जॉइंट वेंचर के अंदर क्या हो गया कि जब दो कंपनियां मिल करके किसी खास पर्पस को, कोई टास्क को कंप्लीट करती तो उसको जॉइंट वेंचर, यानी कि एक तरीके का नॉन इक्विटी टाइप का ही हो गया। बट डिफरेंस जो होता है वो यही होता है कि यहाँ पर जब वही है कि टू और मोर पार्टीज एग्री टू पूल देयर रिसोर्सेज फॉर द पर्पस ऑफ अकम्प्लिशिंग अ स्पेसिफिक टास्क, है ना। कोई भी नया प्रोजेक्ट है, कोई भी कुछ भी है, तो उसको अगर पूरा करने के लिए दोनों लोग दो कंपनियां मिल करके काम करना, साथ में मिल करके दो या दो से ज़्यादा कंपनियां मिल करके साथ में काम करना स्टार्ट कर दे रही हैं, तो उसको हम जॉइंट वेंचर बोल रहे हैं कि वो जॉइंट वेंचर है। इसके बारे में काफ़ी कुछ है जानने के लिए कि एक तरीके की पार्टनरशिप हो गई, है ना। दो पेरेंट कंपनियां हैं, मान लो उन्होंने मिल करके क्या कर दिया, एक चाइल्ड कंपनी को बना दिया। यहाँ पर देखो, अ जॉइंट वेंचर हैज़ अ क्लियर ऑब्जेक्टिव एंड प्रॉफिट्स आर स्प्लिट्स बिटवीन टू कंपनीज। जो भी प्रॉफिट आएगा, मान लो कि कोई एक कंपनी है ए, कोई कंपनी है बी, इन लोगों ने इनका काम, इनका फंक्शन अलग अलग था। इनका फंक्शन अपना ये कुछ मैन्युफैक्चरिंग थी, मान लो कि बी थी वो सर्विस सेक्टर में थी, और जो थर्ड कंपनी इन्होंने तीसरी बना दी, वो मान लो कि ये कुछ कोई भी बी कंपनी है, वो डिजिटल ट्रांजेक्शन्स करवाती है, ठीक है, डिजिटल ट्रांजेक्शन्स करवाती है, आईटी कंपनी हो गई। जो ए कंपनी है, मान लो कि सब्जी अब्जी या कोई भी राशन पानी की कुछ भी कंपनी है, वो उस तरीके की कंपनी है। तो सी कंपनी के अंदर क्या हो गया कि कुछ ऐसा इन लोगों ने क्रिएटिव किया जिससे कि दोनों लोगों ने मिल करके कोई अपने एक सी चाइल्ड कंपनी को बना दिया। चाइल्ड कंपनी ने क्या करा कि राशन पानी को बेचना शुरू कर दिया इन अ डिजिटल वे, डिजिटल तरीके से। तो उसमें क्या हो गया कि अब ज़्यादा जो भी प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट वो जो होगा, जो प्रॉफिट आएगा वो दोनों कंपनियों को क्या होगा, इक्वल शेयर कर दिया जाएगा, यानी कि इक्वल दे दिया जाएगा। वही हो गया जॉइंट वेंचर, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आप जरूर से ध्यान रख लेना, ये टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजिक अलायंस। भैया ये सब देख लो कि ये सब क्या है, कि डिफरेंस भी पूछा जाता है कि जॉइंट वेंचर एंड पार्टनरशिप में डिफरेंस क्या होता है। तो जॉइंट वेंचर जो है, मैं आपको एक बताता हूँ। इन जॉइंट वेंचर मिनिमम नंबर ऑफ दो, देयर आर नो लिमिट, है ना, कोई एक लिमिट नहीं होती है। बट जो पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप में ज़्यादा से ज़्यादा भाई कम से कम 2 लोग हो सकते हैं, एंड मैक्सिमम नंबर इज़ 50, यानी 50 से ज़्यादा लोग मिलकर के पार्टनरशिप नहीं कर सकते। इस तरीके की छोटे छोटे से डिफरेंसेस यहाँ दिए गए हैं, और कई बार पूछा भी जाता है जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पर देख लो आप, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी अलग अलग तरीके की है, कर सकते हो, इतना तो पढ़ लो, अदरवाइज सीधे यहाँ पर कॉर्पोरेट पेरेंटिंग के बारे में आता हूँ। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है। तो व्हाट इट refers the role of parent company in managing and overseeing the various business units or divisions. It involves providing support, guidance and resources to ensure the overall success and synergy of the entire corporate family. Corporate parenting का मतलब क्या हो गया? पेरेंटिंग, जो आप अपने पेरेंट्स होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो आपकी देखभाल करते हैं, आपकी अच्छी गाइडेंस करते हैं, आपको जो भी ज़रूरत के समय जो भी होता है, जो भी दिक्कतों होती हैं आपको, तो उसको आप अगर अपनी दिक्कतों को उनके साथ शेयर करते हो तो उसकी एक प्रॉपर सॉल्यूशन देते हैं। जो कहीं भी आपको कोई भी तरीके की दिक्कत है तो उसको सॉर्ट आउट करना, है ना। तो इसी तरीके से कॉर्पोरेट पेरेंटिंग का क्या काम है, इसका क्या मतलब, उस शब्द का, इस शब्द को क्या मतलब कि किस वजह से यूज़ किया जाता। तो इसका मतलब सिंपल सा यही है, इट रिफर्स टू द रोल ऑफ अ पेरेंट कंपनी, यानी कि एक ऐसी कंपनी का कंपनी के रूल्स, नियम और कायदे कानून से हैं जहाँ पर
जो पूरी की पूरी कंपनी वो अपनी चीज़ों को अच्छे से मैनेज, अपने प्रोसेस को पूरा सही तरीके से मैनेज और ओवरसी करती है, अपने सभी बिजनेस यूनिट्स, अपने डिपार्टमेंट्स, अपने जितने भी उसके डिवीजन्स हैं उन सभी का अच्छे से देखभाल करना, सपोर्टिंग प्रोवाइडिंग सपोर्ट करना, उसको गाइडेंस प्रोवाइड करना और रिसोर्सेज को देना जिससे कि पूरी कंपनी की सक्सेस बनी रहे, है ना। मान लो कोई एक कंपनी है जो कि काफ़ी बड़ी है, उसने क्या किया, अपनी छोटी छोटी नई नई ब्रांचेस खोल दी, तो अब उन सभी ब्रांचेस को देखना, हेडक्वार्टर के थ्रू उन सभी को देखना, उनका ओवरसी देख करना, उनके जहाँ पर भी जो जिस ब्रांच में जो भी दिक्कत आ रही है उसको सॉर्ट आउट करना, तो ये सभी कॉर्पोरेट पेरेंटिंग का काम है। ठीक है, यहाँ पर देखो टाटा ग्रुप्स का एग्जांपल दिया गया है। जैसे आप देखते होंगे कि इनके कई सारे यूनिट्स हैं, जैसे टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा एयरलाइंस, टाटा ऑटोमोबाइल्स, तो ये इनके सभी एक तरीके के प्रोडक्ट्स हो गए, है ना। तो अब जब ये सभी प्रोडक्ट्स हैं, मतलब इनकी सभी यूनिट्स हैं, तो अब इन सभी यूनिट्स को देखना टाटा ग्रुप का ही काम है ना, कि जहाँ पर भी जो भी दिक्कत आ रही है तो उसको सॉर्ट आउट करना, अदरवाइज क्या होगा, टाटा ग्रुप का नाम खराब हो जाएगा। तो यही इसका आप यहाँ पर से इस तरीके का एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, तो कॉर्पोरेट पेरेंटिंग का मतलब आप समझ चुके हो। अब देखो आउटसोर्सिंग का मतलब जानते ही हो आप, किसमें कुछ बताना नहीं, कि प्रैक्टिस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सर्टेन बिजनेस फंक्शंस और प्रोसेस टू एक्सटर्नल थर्ड पार्टी, यानी कि जब कभी हम तीसरी पार्टी को कोई भी काम ठेके में उठा देते हैं उसको हम आउटसोर्सिंग बोलते हैं। आउटसोर्सिंग का मतलब सिंपल सा यही हो गया कि जब भी हम कभी कोई किसी तीसरी पार्टी की सर्विस को अवेल करते हैं, जैसे हमारे कंपनी का कोई काम है, हम मैन्युफैक्चरिंग में है, लेकिन हम नहीं चाहते कि हम हाउस कीपिंग सर्विसेज को हम हायर करें, है ना, हाउस कीपिंग वालों को हम हायर करें और उनकी देखभाल करें, तो हम किसी तीसरी थर्ड पार्टी को बुला लेते हैं। या कैंटीन में हम खुद से नहीं खाना बनवाना चाहते, हम किसी थर्ड पार्टी को बुला लेते हैं और वो खाना अपना बना दे, कैंटीन स्टार्ट कर दे, हमें उससे कोई मतलब नहीं, है ना, हम जा रहे हैं अपना खाना दे रहे हैं, उसको पे कर रहे हैं, वही ठेकेदारी वाला काम। आउटसोर्सिंग के कई एक एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, लिख सकते हो। एक और वर्ड आता है यहाँ पर, ऑफशोरिंग का भी मतलब समझ लो। ऑफशोरिंग का मतलब ये होता है जब कोई, देखो यहाँ पर क्या लिखा है पूरा, इसको अच्छे से पढ़ो, कि प्रैक्टिस ऑफ री लोकेटिंग अ बिजनेस प्रोसेस फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, इट्स typically involve operational process such as manufacturing or supporting process such as accounting। एक मिनट रुकना, इसमें क्या होता है, देखो अभी हमने आउटसोर्सिंग के बारे में पढ़ा। आउटसोर्सिंग में क्या होता है कि हम किसी थर्ड पार्टी को हायर कर रहे हैं और वो थर्ड पार्टी अपना काम करेगी, वो कैंटीन वाले हो, हाउस कीपिंग वाले हो, या कोई और काम करने वाले हो। बट ऑफशोरिंग के अंदर क्या होता है कि हम किसी भी दूसरी कंट्री के अंदर, किसी तीसरी कंट्री के अंदर बैठ करके क्या कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। देखो एक मिनट रुको, इसमें हम क्या करते हैं कि अपनी कोई भी बिजनेस या कोई भी हम जो भी सर्विस दे रहे हैं या कोई भी बिजनेस कर रहे हैं उसको हम किसी दूसरी कंट्री के अंदर शिफ्ट करने की, उसकी रीलोकेट करने की कोशिश करते हैं। एक तो ये इसका मतलब हो गया, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आप किसी भी तीसरी कंट्री के अंदर बैठ करके किसी दूसरी कंट्री के लिए, किसी दूसरी कंट्री के, आप इंडिया के अंदर मान लो बैठ करके अमेरिका के लिए हायरिंग कर रहे हो, समझ जाओ, अमेरिका के लिए हायरिंग कर रहे हो जापान से या फिर किसी दूसरी कंट्री से, तो उसको आप ऑफशोरिंग बोल सकते हो। या फिर अपने बिजनेस यूनिट को किसी दूसरी कंट्री के अंदर रीलोकेट करना, इसको भी आप बोल सकते हो। ठीक है, एक इसको ऐसे ही समझ लो कि जब भी कभी हम जैसे इंडिया में कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं अवेलेबल हैं, कई सारे ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो नहीं अवेलेबल हैं, या फिर चाइना में या फिर अमेरिका में कहीं पर भी नहीं अवेलेबल है। अमेरिका में मैन पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी है, तो वो अपने बिजनेस प्रोसेस को क्या कर रही है, अब इंडिया के अंदर शिफ्ट कर रही है, जिससे कि क्या हो रहा है कि इंडिया की मैन पावर कम खर्चे में सामान बना करके, मैन पावर जो है वो कम उसको कॉस्ट में
सामान बना करके वो फिर से सामान जो है वो वहीं पर ही वापस जा रहा है। तो एक कंट्री को क्या हो रहा है कि दूसरी कंट्री के अंदर शिफ्ट किया जा रहा है, जिससे कि उसकी कॉस्ट को कम किया जा सकता है या फिर उसके खर्चों को बचाया जा सकता है, तो उसको ही ऑफशोरिंग बोल रहे हैं। देखो यहाँ पर बना हुआ है डायग्राम कि अलग अलग देशों में कहीं पर कोई अच्छी चीज मिल रही, कहीं पर कोई दूसरा रिसोर्स अच्छा है, उस तरीके का डिफरेंस पूछा जाता है कि आउटसोर्सिंग और ऑफशोरिंग में क्या डिफरेंस है। थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से देख लेना, ऑफशोरिंग का मतलब क्या है और आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है, इसके डिफरेंस को देख लेना। यहाँ पर पूरा डायग्राम बना हुआ है। अब देखो बहुत सारे इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, इसमें से जो भी बस एक तरीके से समझो कि ये आपका पूरा ही हो गया। ठीक है, यहाँ पर से आप समझो इसका आपका पूरा थर्ड यूनिट ख़त्म हो गया। ठीक है, फोर्थ यूनिट के में हम जल्दी मिलेंगे। और ये कुछ एक लास्ट की चीज़ें हैं जो आपको शायद समझ लेनी चाहिए, बट टाइम कम है अगर तो आप इनको स्किप भी कर सकते हो, कोई वो बहुत वैसी बात नहीं है। बीपीओ केपीओ काफ़ी ज़्यादा डीप में पढ़ाने का कोई सेंस नहीं बनता है। स्ट्रेटजी देख लेता हूँ एक बार मैं भी कि क्या कुछ इम्पोर्टेंट है। गाइस सबसे बड़ी बात मेरा जो मैं इन वीडियोस को पहले ही बना देता, बट अभी आपके एग्ज़ाम्स हैं तो मैं अपना भी काफ़ी ज़्यादा अपने काम में ही वो हो जाता हूँ ना, मतलब अपने काम से ही रिलेटेड मुझे अपने बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि तो उतना ज़्यादा मैं वीडियोस के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। बट हाँ, इन फ्यूचर आई होप सो कि आई डेफिनेटली डू इट इन अ वेरी बेस्ट वे, काफ़ी अच्छी तरीके से इसको करने की कोशिश करेंगे। बट अभी तो फ़िलहाल मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल है, रात हो चुकी है और मैं भी काफ़ी थक चुका हूँ, इस वजह से मुश्किल होता है चीज़ों को बनाना, कंटेंट को बनाना, फिर उसको वीडियो तैयार करना, देन उसको अपलोड करना, तो थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। बट स्टिल आई एम डूइंग दैट, क्योंकि मेरा पहले से चल रहा है अपना, और मुझे अच्छा भी लगता है आप लोगों के साथ में जो भी पुरानी पढ़ी हुई चीज़ें हैं उनको शेयर करना। स्ट्रेटजिक इंटीग्रेशन बाकी सब छोड़ते हैं, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी देखो, व्हेन अ कंपनी एक्सपेंड्स इट्स बिजनेस बाय एडिंग न्यू प्रोडक्ट्स और एंटरिंग न्यू मार्केट, डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी उसको ही हम बोलते हैं। जब भी कभी कोई कंपनी है वो क्या करती है, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोई नए प्रोडक्ट को लेकर के आती है या फिर कोई नई मार्केट के अंदर एंटर कर जाए, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी बोल रहे हैं। वर्ड आ सकता है 2 नंबर में, 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट और कोई प्रोडक्ट लाइन, जैसे कोई भी नया प्रोडक्ट लेकर के आप आ गए, है ना, या किसी भी नए मार्केट के अंदर अगर आप एंटर कर रहे हो, तो उसी को हम डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी बोलते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी बिजनेस जो है वो ग्रोथ करने की संभावना क्या हो रही, बढ़ रही है। तो यही है डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी। इसमें एग्जांपल्स वगैरह आप दे सकते हो, उसमें टाइप्स वगैरह बताए गए हैं, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा। इंटरनेशनलाइजेशन एक ये वर्ड है। इंटरनेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि द प्रोसेस थ्रू विच बिजनेस एक्सपेंड्स इट्स ऑपरेशनल एक्टिविटीज एंड प्रेजेंस बियॉन्ड इट्स डोमेस्टिक और होम कंट्री, entering and engaging with markets in other countries around the world। इसका क्या मतलब हुआ, जैसा कि नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि इंटरनेशनलाइजेशन मतलब अगर आपके कोई होम टाउन के अंदर अगर आप छोटा कोई बिजनेस व्यापार कर दो, तो आप उस तरीके से अपने बिजनेस व्यापार को ऐसा उसको डाइवर्सिफाई करना कि वो अलग अलग दुनिया भर के अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर आपका व्यापार, छोटा सा व्यापार भी फैल जाए। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, इंटरनेशनलाइजेशन बोल रहे हैं। जैसे स्टारबक्स है, मैकडोनल्ड्स हो गया, डोमिनोज हो गया, दुनिया भर के तमाम कोनों के अंदर आपको सभी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगे। सभी का एग्जांपल दे सकते हो, स्टारबक्स का देखो यहाँ पर बताया गया है, लिखा हुआ है, यूएसए, इंडिया, हर जगह को उसने कवर करके रखा हुआ है।
इसमें कुछ एक चैलेंजेस भी आते हैं। ये माइकल पोर्टर्स का एक डायमंड मॉडल आता है, इसको थोड़ा सा देख लेना। इसको समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट इससे अच्छा मैं आपको वही बता देता हूँ कि अगर आप ये वाला कर लेते हो ना, ये वाला माइकल पोर्टर्स का, ये एक मिनट रुको, जिसमें कॉस्ट इफेक्टिव लीडर और कॉस्ट और उसके ऊपर फोकस किया गया था। ये हाँ, कॉस्ट एंड डिफरेंशिएशन किया गया था, तो उसको आप देख सकते हो। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फोर्थ का यूनिट, फोर्थ का और फिफ्थ का भी कंटेंट अभी तैयार करने को बाकी है। होप सो कि बहुत जल्दी से मैं कंटेंट को तैयार करके आप सभी के लिए वीडियो लेकर के आऊँगा, इससे आपकी हेल्प हो जाएगी। बहुत ज़्यादा ही मैं थक चुका हूँ, ठीक है, अभी बिल्कुल भी कुछ करने का नहीं मन कर रहा हूँ, बिल्कुल भी पढ़ाने का, बट स्टिल आई एम डूइंग डैट, जिससे आपके अच्छे पेपर हो जाए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस। और आप लोगों के लाइक और कमेंट्स से शायद मुझे कुछ मोटिवेशन मिले, तो उसको ज़रूर कर दीजिएगा। शायद मेरे अंदर एक नो आई फील रिजुविनेटेड अगर इफ़ यू डू अ सिंगल लाइक और कमेंट कुछ उस तरीके का, तो शायद मेरे अंदर कुछ एनर्जी फिर से जग जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू वंस अगैन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।